Morning everyone. Today we will learn about the meaning of commerce. In commerce includes all those activities which is help directly or indirectly in the distribution of goods the consumer. मीन्स हमने अभी जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था बेटा वो हमने पढ़ा था प्रोडक्शन से रिलेटेड। मैंने आपको बताया था कि जितने भी जो भी प्रोडक्ट है और जो बिज़नेस है जितने भी वो या तो प्रोडक्शन के काम में इन्वॉल्व है या फिर वो ट्रेडिंग के काम में इन्वॉल्व है। तो जो ट्रेडिंग का जो वर्क है वो ट्रेडिंग का वर्क आता है कॉमर्स के अंदर, राइट। तो कॉमर्स क्या है बेसिकली? इन कॉमर्स इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़, उन सभी एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व किया जाता है जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस वर्क में वो एंगेज्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द कंज्यूमर। क्योंकि जो हमारे कंज्यूमर हैं वो किसी एक प्लेस पर तो है नहीं, वो तो क्या है पूरे जियोग्राफिकल वो तो सारी सब जगह पर फैले हुए हैं। तो वहाँ तक हम कॉमर्स के थ्रू ही अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर हम मतलब पहुँचा सकते हैं, ठीक है। तो कॉमर्स इज़ द एक्टिविटी विच रिमूव द प्रॉब्लम्स हिंड्रेंस ऑफ द ट्रेडिंग, यानी कि जो बिज़नेस में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन भी किसके थ्रू किया जाता है? आपके ये कॉमर्स एक्टिविटीज़ के थ्रू, राइट। तो अब क्या रोल है कॉमर्स का, यानी कि आप यूँ समझो इसको कि क्या हिंड्रेंस है बिज़नेस में, ट्रेडिंग बिज़नेस में क्या क्या हिंड्रेंस, क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है बिजनेसमैन को। तो आप देखो, सबसे फर्स्ट है हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, ठीक है। ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, ये इनके सॉल्यूशंस हैं। ये तो सारे क्या है, ये तो मतलब ये आपको प्रॉब्लम भी बता रहा है आपको, और ये बता रहा है कि जो कॉमर्स है वो हेल्प करता है इस तरह के प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। और ये ब्रैकेट में जो है चीज़ों को अडॉप्ट करके हम अपनी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट है हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। अब हिंड्रेंस ऑफ पर्सन यानी कि इसका मीनिंग क्या है कि आपका, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका प्रोडक्शन यहाँ है, प्रोडक्शन यहाँ हो रहा है और आपका कंज्यूमर यहाँ है, राइट। तो इन दोनों के बीच में कौन है? मीडिएटर। ये जो है मीडिएटर है, राइट। तो ये मीडिएटर कौन है? होलसेलर और रिटेलर, जो कि इससे गुड्स को परचेज करके उसको आगे फर्दर कंज्यूमर तक पहुंचाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो मीडिएटर है, मीडिएटर में मैंने आपको क्या बताया? होलसेलर और रिटेलर। होलसेलर रिटेलर हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में अकॉर्डिंग टू जितनी गैदरिंग है उसके हिसाब से है, सब जगह पर होता है। तो जो प्रोड्यूसर है, ये प्रोडक्शन जहाँ पर होता है वहाँ से उन प्रोडक्ट को पहुँचाया जाता है होलसेलर तक एक बल्क में। देन आफ्टर उनको अकॉर्डिंग टू नीड रिटेलर्स को प्रोवाइड कराया जाता है, फिर वो रिटेलर से कहाँ जाता है वो प्रोडक्ट? कस्टमर के पास। तो ये जो है ये काम होता है मीडिएटर के थ्रू। तो ये जो बिज़नेस है, यानी अब ये जो रिटेलर और ट्रेड जो होलसेलर है वो क्या पार्ट है? वो कॉमर्स के बिज़नेस के ही पार्ट है। तो ये इस तरह से ये जो पर्सन्स की, यानी कि वो उस प्रोडक्ट को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो हमें पर्सन्स चाहिए उनकी हिंड्रेंस को, उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है। नेक्स्ट है हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। अब दूर दूर प्लेसेस पर हैं हमारे कंज्यूमर, तो उन कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाए कैसे? भाई पर्सन भी कोई जाएगा तो वो पर्सन तो सारा प्रोडक्ट को लेके थोड़ा ना जाएगा, पर्सन तो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर लेकर आएगा, डिमांड को क्रिएट करेगा, लेकिन उस प्रोडक्ट को वहाँ तक सप्लाई करने के लिए आपको कोई ना कोई तो ट्रांसपोर्ट चाहिए, राइट। तो ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो हमने पढ़ा भी था ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हमने पढ़ा था, यानी वो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं गुड्स को वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक ले जाने के लिए हम ट्रांसपोर्ट की हेल्प को लेते हैं। अब वो ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर हो सकता है, थ्रू आपका रोड हो सकता है, थ्रू मतलब किसी भी तरह से वो हो सकता है। नेक्स्ट है टाइम। अब टाइम क्या होता है कि कोई कितने ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि
जिनका प्रोडक्शन एक फिक्स टाइम पर होता है लेकिन उनका कंजम्पशन होल ईयर उनका चलता रहता है। जैसे कि जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल अपन शुगर का लें, तो शुगर के इनके जो शुगर कैन है इसका प्रोडक्शन तो ये किसी पर्टिकुलर मंथ में ही होता है, लेकिन नीड हमको शुगर की पूरे 12 मंथ होती है। तो अब 12 महीने के लिए अब उस जो शुगर कैन को कलेक्ट करके रखना और उसको स्टोर करके रखना और उसको जब तक कंजप्शन चलेगा, जब तक उसको प्रोसेसिंग में लेकर उसको एक फाइन गुड प्रोडक्ट बनाना, उसके लिए क्या होता है, उस प्रोडक्ट को हमें सेफ रखना पड़ता है। तो अब प्रोडक्ट को सेफ यदि प्रोड्यूसर रखेगा तो उसको सेफ करने के लिए स्टोरेज रखना पड़ेगा बहुत सारा, यानी बल्क में उसका अमाउंट इन्वेस्ट हो जाएगा, तो वो प्रोडक्शन पे लगाएगा क्या। तो यहाँ पर कुछ ऐसे वेयर हाउस बने हुए हैं जो इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं जिनका डिमांड मतलब पूरे 12 मंथ होती है, वो ऐसे प्रोडक्ट को अपने पास सेफ रखते हैं और इसके बदले में कुछ चार्जेस वो लेते हैं। तो इसको अपन वेयर हाउसिंग फैसिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये वेयर हाउसिंग फैसिलिटी जो है हमारी जो टाइम की हिंड्रेंस है, यानी कि हम सही टाइम पर अपने प्रोडक्ट को वहाँ कंज्यूमर तक पहुँचाएं, उस चीज़ को ये रिजॉल्व करते हैं। वेयर हाउसिंग की जो हेल्प लेकर हम सही टाइम पर अपने प्रोडक्ट की डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैंक। अब बैंक का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सारा पैसा ही मान लो अपन अपने ऑफिस शॉप पे रखें या बिजनेस में रखें, तो उसके लिए मतलब वो इतना पॉसिबल नहीं है। तो कुछ ट्रांजेक्शन तो हमें बिजनेस से करना होता है, कुछ ट्रांजेक्शन हम कहाँ से करते हैं, बैंक से। अब बैंक क्या करता है, हमारे ऑर्डर के अकॉर्डिंगली हमारे जो भी कंज्यूमर है उनसे भी कैश को कलेक्ट करता है। कैसे, लाइक हमको चेक डिपॉजिट कराते हैं तो वो पैसा हमारे अकाउंट में क्लियर कराता है और सीधा कंज्यूमर भी वहाँ पर पैसा डिपॉजिट कराता है, हमें बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी देता है। तो इस तरह से बैंक हमारी फाइनेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये जो एक एक्सचेंज है, यानी कि जो भी आपका जो अमाउंट, आप किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं और उस अमाउंट ले रहे हैं, उस अमाउंट का जो एक्सचेंज है वो इजी बनाता है बैंक, है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम को भी डिसॉल्व कर सकते हैं हम। फिर है रिस्क की प्रॉब्लम। अब क्या होता है कि कॉमर्स में ही एक सेक्टर है इंश्योरेंस सेक्टर, जिसका काम है रिस्क से सेफ्टी प्रोवाइड करना। अब आपको जैसे पता है कि रिस्क तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस की, हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है कि रिस्क तो एक, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस है बिजनेस, तो रिस्क तो मतलब हो सकता है ना, रिस्क से तो हम बच ही नहीं सकते। अब रिस्क किस तरह का होगा, अब जैसे कि सपोज करो कि हम अभी सडनली अभी जो ये मतलब प्रॉब्लम हुआ इसका कोरोना वायरस का, तो किसी को पता थोड़ा ना था। तो कितना सारा ऐसे लोग हैं जिनके डेली कंजम्पशंस वाले प्रोडक्ट थे वो एकदम से सील हो गए, वो वेस्ट हो गए। कितने ऐसे हैं जिसको एक ओवर द पीरियड नहीं, अब राशन वालों की भी दुकानें बंद कर दी, तो उनका जो राशन है वो कुछ ऐसा राशन होता है कि जिसको एक टाइम के बाद वो ख़राब हो जाता है, तो वो कितना सारा लॉस उनका हुआ होगा, आप ये सोच के चलिए। तो अब ये कुछ पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, तो रिस्क तो है। अब इसका मतलब ये थोड़ा ना कि अब आज भी मतलब यदि जब भी कभी ये लॉकडाउन खुलेगा और एक जो सिटी एक नॉर्मल रूटीन लाइफ पे आएगा, तो क्या लोग नहीं करेंगे, फिर रिस्क उठाएंगे। तो ये रिस्क तो एक एलिमेंट है, लेकिन इस रिस्क को हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हम अवेयर होकर इस रिस्क को कम कर सकते हैं। और वो अवेयरनेस बोलती है कि आप अपने रिस्क को कवर करने के लिए इंश्योरेंस फैसिलिटी को आप अवेल करें, है ना। तो इंश्योरेंस हम करा सकते हैं अपने प्रोडक्ट का, राइट। यदि हम प्रोडक्ट का करा सकते हैं, हम यदि किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू अपना प्रोडक्ट भेज रहे हैं तो हम उस प्रोडक्ट की करा सकते हैं इंश्योरेंस, और हम उस क्या बोलते हैं वेजेस का, फ्रेट का भी करा सकते हैं। किसी भी चीज़ का हमें जहाँ लगता है कि उस चीज़ के होने या ना होने से हमें प्रॉब्लम हो सकती है, हमें लॉस हो सकता है, तो हम उसका इंश्योरेंस कराकर उस रिस्क को कम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है नॉलेज। तो एक एडवर्टीजमेंट यानी मीडिया, जिसमें आपका मीडिया हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, वो आपको प्रोडक्ट की नॉलेज प्रोवाइड करता है। यानी कि बिजनेस का एक सेक्टर है एडवर्टीजमेंट मीडिया, जो कि जहाँ पर होलसेलर के थ्रू, होलसेलर के थ्रू बेसिकली एक ह्यूज बेस पर
एडवर्टीजमेंट किया जाता है और जिसका मेन जो पर्पस होता है अपने जो भी कंज्यूमर है उनको एजुकेट करना, ताकि वो उस प्रोडक्ट के बारे में जान सकें, उसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स को जान सकें, तो उसको कैसे यूज़ करना है वो जान सकें, और मतलब उसके बारे में उनको अवेयर करना। इसके अलावा अब एडवर्टीज़मेंट के थ्रू सारे ही जितने भी आपके मतलब मैन्युफैक्चरर हैं वो अपने अपने प्रोडक्ट का सबका ही मतलब आता रहता है, किसी ना किसी का एक प्रोडक्ट के ही कई सारे ऐड आते रहते हैं। उस ऐड के थ्रू हम यानी कि एज ए कंज्यूमर हम लोगों की चॉइस मिलती है कि कौन सा बेस्ट प्रोडक्ट और कौन सा हमारी पेइंग कैपेसिटी में हम जिसको परचेज कर सकते हैं। तो इस तरह से एडवर्टीजमेंट के थ्रू एक नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरह से ये जो ऐसे सेक्टर है जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं ताकि हम बिजनेस को स्मूथली रन कर सकें। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कॉमर्स का मीनिंग। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड। ठीक है, ट्रेड को कितने पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं? तो बेसिकली हम जो ट्रेड है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है ट्रेड एंड सेकंड है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। यानी कि ट्रेड यानी कि एक तो है बिजनेस, जो मेन बिजनेस है, कोर बिजनेस जो होता है, जो हम जो बिजनेस कर रहे हैं, और एक होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, यानी वो जो हमारे ट्रेड को रन करने के लिए हमें हेल्प करते हैं। जैसे हमने पढ़ा है पहले भी, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, अभी भी हमने लास्ट में पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है और मीडिएटर सर्विस है और बैंकिंग सर्विस है, इंश्योरेंस सर्विस है। ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं हमारे ट्रेडिंग के लिए, है ना। तो अब सबसे पहले ट्रेड को पढ़ते हैं। ट्रेड क्या है? ट्रेड को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है इंटरनल ट्रेड और सेकेंड है एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड नाम से ही डिफाइन हो रहा है, जैसे इंटरनल, इट्स रेफर टू ट्रेडिंग और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री, यानी कि कंट्री के अंदर। इंटरनल ट्रेड का मतलब ये है कि जब हमारा जो कंट्री की बाउंड्री है, हम उस बाउंड्री के अंदर यदि हम ट्रेडिंग करते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेडिंग। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर अब ये तो हमने इसका मीनिंग समझा कि हम अपने देश की बाउंड्री के अंदर, यानी कि ज्योग्राफिकल जो हमारा कंट्री की जो बाउंड्री है उसके अंदर हम यदि ट्रेडिंग करते हैं, तो अब वो ट्रेडिंग किसका मेन जो एस्पेक्ट है वही है, 2, होलसेलर और रिटेलर। हम या तो होलसेलर के थ्रू प्रोडक्ट को कहाँ भिजवाते हैं? रिटेलर तक। रिटेलर के बाद वो कहाँ जाता है? प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास। ठीक है, अब जो ये होलसेलर है, ये होलसेलर सीधा जो भी मैन्युफैक्चरर है उससे प्रोडक्ट परचेज करता है। ठीक है, अब जो एडवर्टीजमेंट करना है ना, कंज्यूमर को और मतलब सेल को इंक्रीज करने के लिए और स्ट्रैटेजी को बनाना, ये सब कौन करता है? होलसेलर करता है। अब होलसेलर का मेन पर्पस क्या होता है कि रिटेलर को अट्रैक्ट करना ताकि उसको रिटेलर से ऑर्डर मिले। और रिटेलर इसलिए वो ये होलसेलर एक तरीके से जो मैन्युफैक्चरर है उसको भी हेल्प करता है और रिटेलर को भी करता है। मैन्युफैक्चरर से कैसे हेल्प करता है? कि वो सारा प्रोडक्ट खरीद लेता है मैन्युफैक्चरर से, राइट, और मैन्युफैक्चरर इसको प्रोडक्ट दे देता है होलसेलर को। और अब जो इनके बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है, देखो आपको मालूम है कि जो भी बिजनेस चलता है उसमें 2 बेस होते हैं, या तो कैश ट्रांजैक्शन होता है या फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो सकता है ना। तो अब होलसेलर है, ये अब जो भी प्रोडक्ट परचेज करेगा या तो उसका वो पूरा अमाउंट कैश में दे देगा या 50% देगा, या जो भी उनकी टर्म्स कंडीशन होगी। तो एक तरीके से प्रोड्यूसर को फाइनेंस प्रोवाइड करता है ताकि वो और अपना प्रोडक्शन में लग जाए। देन आफ्टर ये अपना एडवर्टीजमेंट वगैरह करके उस प्रोडक्ट की क्या बनाता है? सेल बनाता है। सेल बनाने के बाद जब ये प्रोडक्ट कहाँ पहुँच जाता है? रिटेलर के पास। तो ये रिटेलर को भी क्रेडिट बेस पे प्रोवाइड कर सकता है और कैश बेस पे प्रोवाइड कर सकता है, और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही उसको प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। लाइक जैसे मेरे ही कॉलोनी में मान लो एक शॉपकीपर है, तो वो कितना प्रोडक्ट रखेगा अपने पास जो कि उस कॉलोनी में बिक जाए। अब उससे ज़्यादा रखने का तो कोई मीनिंग ही नहीं है उसके पास। तो अब वो अकॉर्डिंग टू उसकी नीड वो प्रोडक्ट परचेज करता है, किससे? होलसेलर से। ठीक है, तो इसको भी बहुत ज़्यादा स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं होती। रिटेलर से प्रोडक्ट कहाँ जाता है? कंज्यूमर के पास। अब ये जितना भी हो रहा है, यानी कंज्यूमर भी और ट्रेडर भी कहाँ है? विद इन कंट्री है। जो बाइंग और सेलिंग जो हो रही है वो कहाँ हो रही है? हमारे ही देश के अंदर हो रही है। ठीक,
तो ये है इंटरनल ट्रेड। और एक्सटर्नल ट्रेड क्या है? इट्स रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल लिमिट ऑफ कंट्री। मतलब वही क्लियरली लिखा हुआ है कि अब आप कंट्री के अंदर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप आउट ऑफ कंट्री यानी कंट्री टू कंट्री आपके ट्रेडिंग हो रही है। अब वो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई? लाइक जैसे हो सकता है आपको पता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कहीं पर सरप्लस में, कहीं ज़्यादा है, कहीं पर कम है। तो इस चीज़ का जो बैलेंस है उसको इक्वल करने के लिए हमें एक्सटर्नल ट्रेड की रिक्वायरमेंट होती है, एक बात। दूसरी बात, ये एक्सटर्नल ट्रेड फॉरेन करेंसी से हमारे मॉनेटरी स्ट्रक्चर को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अभी समझते हैं अपन इसको कैसे। देखो आप, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मीनिंग समझ गए। जब हम आउट ऑफ कंट्री हमारा ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रेड, ओके। और इसके 3 पार्ट है। फर्स्ट है इम्पोर्ट ट्रेड, इम्पोर्ट, सेकंड है एक्सपोर्ट और थर्ड है एंटरपोर्ट। अब इम्पोर्ट को समझो पहले। इम्पोर्ट का मीनिंग क्या है कि हम परचेज कर रहे हैं दूसरी कंट्री से प्रोडक्ट को, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम परचेज कर रहे हैं, तो हम देखो हमारे पास जो कमी है वो हम परचेज करेंगे। तो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास बहुत है, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी की कहीं ना कहीं कमी होती है, तो हम टेक्नोलॉजी के लिए हम इंपोर्ट करा सकते हैं, राइट। और तो यहाँ पे इम्पोर्ट यानी कि इम्पोर्ट वो उसी चीज़ का करेंगे जिसकी हमारे देश में डेफिशिएंसी है, कमी है। और एक्सपोर्ट ट्रेड में जो हमारी भी कंट्री एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल हैं, स्मॉल स्केल पर हैं, उन लोगों को प्रमोट करती है कि आप एक्सपोर्ट करें। अब इसका एक मीनिंग क्या है कि हमारी जो कंट्री है डेवलपिंग कंट्री है और उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास फॉरेन करेंसी होनी चाहिए, ओके। तो अब फॉरेन करेंसी कैसे आएगी? जब हम ट्रेडिंग करेंगे आउट ऑफ कंट्री, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, यानी अपने प्रोडक्ट को हम सेल कर रहे हैं अदर कंट्री को, तो उनकी करेंसी हमारे पास आएगी। अब वो करेंसी हमारे इंडियन इकोनॉमिक को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो एक्सपोर्ट के लिए इसलिए ज़्यादा फोर्स किया जाता है कि हमारे यहाँ पे जो भी सरप्लस जो यूनिट्स हैं, जो सरप्लस में प्रोडक्ट आ रहे हैं, और एक बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट को सरप्लस में प्रोड्यूस करके हम उसको अदर कंट्रीज़ में सेल करते हैं। और इसके बाद है एंटरपोर्ट ट्रेड। एंटरपोर्ट का ट्रेड का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि हमने किसी प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट कराने के बाद उससे हमने कुछ और प्रोडक्ट बनाया, या हमने किसी से परचेज करने के बाद उसको हमने कहीं और एक्सपोर्ट कर दिया, राइट। तो हम एक तरीके से हम लोग मीडिएटर हो गए। तो हमने कहीं से इंपोर्ट किया प्रोडक्ट, या तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके हमने नया प्रोडक्ट बनाया, देन आफ्टर हमने इसको क्या कर दिया? एक्सपोर्ट कर दिया। तो इसे अपन बोलते हैं एंटरपोर्ट। तो ये आपने एक्सपोर्ट के तीनों जो इसके पार्ट हैं वो आपने समझ लिए। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ इम्पोर्ट ट्रेड और एक्सपोर्ट और एंटरपोर्ट ट्रेड, है ना। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। देन आफ्टर हम लोग जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है एड्स और एक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। अब आप देखो ट्रेडिंग में हम किस चीज़ की हेल्प करते हैं। सबसे पहले हम ट्रांसपोर्टेशन, मतलब एक जो भी सर्विस सेक्टर है वो एक बिजनेस के लिए, ट्रेडिंग के लिए ऑक्सिलरीज है, मतलब उसको एक हेल्पिंग प्रोवाइड करते हैं, एक उसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वो कौन कौन से सेक्टर है? फर्स्ट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, आपको बताया है ट्रांसपोर्ट के बारे में। बैंकिंग एंड फिनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग और एडवर्टाइजिंग। तो हमको मालूम है इन 5 का क्या काम है, और ये इनके बिना बिजनेस को स्मूथली रन कर पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ये टॉपिक अपना यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क क्या है? आपको मालूम है कि बिजनेस रिस्क क्या है? बिजनेस रिस्क एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है बिजनेस का ही, और इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें बेस्ड है। फर्स्ट तो ये है कि जो बिजनेस है अनसर्टेन है, फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस है। कैसे प्रोसेस है? फ्यूचरिस्टिक,
यानी कि हमारा जो बिज़नेस आज हम जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसे रन कर रहे हैं, उसका रिवॉर्ड हमें आने वाले टाइम में मिलेगा, जो कि सर्टेन बिल्कुल भी नहीं है। फ्यूचर हमारा सर्टेन नहीं है। तो एक बिज़नेस रिस्क क्या है? अनसर्टेनिटी, यानी कि अनसर्टेनिटी बनी रहती है बिज़नेस के लिए। सेकेंड है एसेंशियल बिजनेस रिस्क, इसका नेचर हम पढ़ रहे हैं, यानी ये एक एसेंशियल पार्ट है बिजनेस का, क्योंकि बिजनेस आप यदि कर रहे हो तो रिस्क तो डेफिनेटली बिजनेस में है ही, एसेंशियल पार्ट है ये। नेक्स्ट है रिस्क डिपेंड ऑफ फर्म्स नेचर एंड साइज। जितना बड़ा फर्म होगा, है ना, वहाँ ज़्यादा रिस्क होगा। यदि आपका बिजनेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो वहाँ पर भी रिस्क ज़्यादा होगा। नहीं, दिस इज टोटली डिपेंड ऑन टाइप ऑफ बिजनेस एंड साइज ऑफ बिजनेस। ओके, तो ये इसका नेचर है। नेक्स्ट है प्रॉफिट रिवॉर्ड ऑफ रिस्क। बिजनेस रिस्क का जो रिवॉर्ड है वो क्या है? प्रॉफिट। कि यदि आप रिस्क को उठाने में आप एबल हो तो उसका दो चीज़ हैं उसके साथ, या तो आपको प्रॉफिट मिलेगा या आपको लॉस मिलेगा। तो प्रॉफिट आपको तभी मिलेगा जबकि आप उस स्टेप को उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो इस रिस्क का, बिजनेस रिस्क का रिवॉर्ड है प्रॉफिट। ठीक है, तो ये प्रॉफिट को पॉसिबल बनाता है। तो ये इसके नेचर हो गए, अनसर्टेनिटी, एसेंशियल, रिस्क डिपेंड ऑफ फर्म साइज एंड नेचर। नेक्स्ट है प्रॉफिट रिवॉर्ड ऑफ रिस्क। ठीक है, तो ये इसके 4 नेचर पॉइंट्स हैं। इसका अगला जो टॉपिक है वो है कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क। अब भाई बिजनेस रिस्क का, चलो ठीक है, एक तो हमने समझ लिया कि भाई फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस है, प्रॉफिट हो या नहीं हो, लेकिन उसके अलावा और क्या रिस्क हो सकते हैं बिजनेस में? तो जो इसके कॉज ऑफ रिस्क हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है नेचुरल कॉज। बिजनेस आप रन कर रहे हैं, नेचुरल कॉज हो सकता है, जैसे अभी आपके सामने रिसेंटली कोरोना वायरस है, तो इसने बिज़नेस को ठप कर दिया, हमारी इकोनॉमी के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। आपको मालूम है कि हमारा देश इकोनॉमी के मामले में कम से कम नहीं तो 4-5 साल बैक हो गया है ना, तो इफ़ेक्ट पड़ा। अब ये नेचुरल कॉज था। अब हमारे पास चाहे कितने भी रिसोर्सेज है, हम चाहे कितने भी अवेयर हो, क्या हम इस चीज़ को टाल सकते थे? हम लोग इस चीज़ को रोक नहीं सकते थे। तो ये है नेचुरल कॉज। इसके अलावा यानी ये कैलेमिटीज़ तो आ ही सकती हैं, अर्थक्वेक है, फ्लड है, ड्रॉट है, तो ये इस तरह के नेचुरल कॉजेज़ हैं जो कि हमारे बिजनेस को रिस्क में डाल सकते हैं। ओके, जो नेक्स्ट बिजनेस रिस्क है वो है ह्यूमन कॉज, यानी कि कुछ ऐसे ह्यूमन कॉज भी हो सकते हैं जो हमारे बिजनेस को रिस्क में डाल सकते हैं। लाइक जो हमारा एम्प्लॉई है वो मे बी हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिनको लीक कर दे, राइट, तो लीक करने की वजह से हमारे बिजनेस के ऊपर इसका इफेक्ट आएगा। हमारी मे बी कोई इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है जो कि हम अपने आप को हमारा जो सेम ट्रेड है या बिज़नेस में अपना जो कंपटीशन है उसको उसमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने जो भी स्ट्रेटेजी बना रखी, मे बी वो चीज़ें वो इन्फॉर्मेशन किसी और को लीक कर दे, या मे बी हमारा कोई एम्प्लॉइज़ कोई चोरी कर ले या कुछ मतलब पैसों का हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ कर दे, यानी ये ह्यूमन कॉज भी हो सकते हैं, राइट, क्योंकि हमारे बिजनेस को संभालने में एक हमारे अलावा अदर लोग पर्सन भी इन्वॉल्व होते हैं। तो जब चीज़ें और लोगों के हाथ में होती हैं तो इट मे बी पॉसिबल कि वो लोग उस चीज़ के लिए चीट कर दें। ठीक, इसके बाद है इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज का मीनिंग क्या है? यानी कि सपोज़ करो कि आपका, अब जैसे मैंने आपको बताया कि इकोनॉमी पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, इस जो भी ये कैलेमिटीज़ हुई है कोरोना वायरस की, तो ये हुई है तो इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट आएगा। अब इकोनॉमिक में इफ़ेक्ट ये आएगा कि हम लोग 3-4 साल पीछे चले गए, ठीक है, तो मे बी हमारा जो अभी 1 रुपये की जो हमारी वैल्यू है वो रुपये की वैल्यू क्या हो जाए, घट जाए, चीज़ें ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो एक इसके अलावा जैसे जो बैंक की रेट हैं, इंटरेस्ट रेट हैं, CRR रेट हैं, उसके अंदर भी फ्लक्चुएशन आ जाए। मे बी डिमांड और सप्लाई, जो डिमांड और सप्लाई की जो पॉलिसीज़ है वो भी इफ़ेक्ट हो जाए, क्योंकि अब चीज़ों पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, सप्लाई भी इफ़ेक्टेड होगी, डिमांड भी इफ़ेक्टेड होगी। तो इस तरह के कॉजेज़ हैं
तो इकोनॉमिक कॉजेज जो कि बिजनेस को डायरेक्ट और इनडायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल कॉज। फिजिकल कॉज का मीनिंग ये है कि यदि आपके बिजनेस में जो भी आपकी मशीनरी है वो ऑब्सोलेट हो जाए या फिर टेक्निकल चेंजेस आ जाएं, है ना, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट पे इफेक्ट पड़े, ठीक है, आपके जो मतलब यदि आपके जो मशीनरी है या इक्विपमेंट आउट ऑफ डेट हो जाएगा तो उससे भी हमारे प्रोडक्शन पे इफेक्ट आएगा। तो ये फिजिकल कॉजेज़ हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो कॉजेज़ हैं वो हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट डालते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये रिस्क क्रिएट करते हैं। लेकिन ये चीज़ें पॉसिबल हैं, ऐसा होगा क्योंकि ये बिज़नेस के लिए हमको ये सारी चीज़ें हमको मालूम है कि इतने रिस्क हैं, देन आफ्टर भी हमको बिज़नेस यदि रन करना है तो इस रिस्क को बियर करना ही होगा, तभी हम उस रिवॉर्ड को अचीव कर सकते हैं जो हम जो हमारा गोल है, जो हम पाना चाहते हैं, है ना। तो इस तरह से अभी हम लोग मान लो एक स्ट्रेटेजी ये बनाए कि आपने कॉमर्स लिया और आज आपने ये एक अपना विज़न बनाया कि मुझे कॉमर्स इस पर्पज़ से मैंने मतलब चूज़ किया है, लाइक मुझे सीए बनना है और सीएस बनना है, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्ट है, अब वो है लेकिन फ्यूचरिस्टिक, एंड दिस इज़ नॉट श्योर कि हम उस पर पहुंच जाए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम आज एफर्ट्स नहीं लगाएं, हम एफर्ट्स लगाएंगे और एफर्ट्स लगाएंगे 100%, तो 99% ये चांस है कि आप सक्सेस हो गए और 1% चांस ड्यू टू एनी रीज़न ये हो सकता है कि हम उस ऑब्जेक्ट को अचीव नहीं कर पाए। लेकिन यदि हम इस रेस में उतरे ही नहीं तो क्या हम अपने ऑब्जेक्ट को अचीव कर पाएंगे? क्या हम जो सीए यानी कि आज हमने कॉमर्स सब्जेक्ट ले लिया लेकिन हम कोई ड्रीम हमारा नहीं है, तो 4-5 साल बाद क्या आप अपने आप को सीए की दौड़ में कहीं देखते हो? पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए हमें रिस्क तो लेना ही होगा, रिस्क लेंगे तभी तो हमें रिवॉर्ड के रूप में प्रॉफिट मिलेगा। तो ये आपका टॉपिक था आज का। इसके साथ ही ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ये भी कंप्लीट होता है।